तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजे एक्सप्लेन में। और यह नागराज कॉमिक्स, नागराज और कालदूत। तो चले इस कॉमिक को शुरू करते हैं। इस कॉमिक में अब तक हमने पढ़ा कि नागराज नागदंत की तलाश में एक गुफा की तरफ जाता है, जहाँ पर उस गुफा में उसकी और महात्मा कालदूत की भिड़ंत होती है, जहाँ पर विसर्प आकर महात्मा कालदूत को एक्सप्लेन करती है, यानी कि उन्हें समझाती है कि नागराज अब नागद्वीप का सम्राट है। तो इस वजह से कालदूत नागराज से माफ़ी मांगता है और नागराज की मदद करता है एक मनी देकर, जिस मनी के मार्फत या फिर कहें जिस मनी के थ्रू नागराज को कालदंत का पता चल जाता है और फिर नागराज कालदंत को खोजते हुए उसी स्थान पर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नागदंत ने भागते हुए नागदंत को कुछ बाज उठा कर ले जाता है। फिर उसके बाद महात्मा कालदूत से नागराज बोलता है, ओह महात्मन, नागदंत तो बाज उठाकर ले गए। और फिर नागराज कालदूत से विदा लेकर गुफा से बाहर चला जाता है। चलो विसर्पी, हमें नागदंत को बाजों से बचाना है। महात्मा कालदूत से हम बाद में मिलेंगे। और फिर मानवता का रक्षक चल पड़ा बाजों की खोज में। अब दोनों समस्याओं का एक ही हल एक ही जगह पर मिलेगा विसर्पी। और जल्द ही दोनों खुले मैदान में आ गए। अब हमें बाजू के हमले की प्रतीक्षा करनी होगी। और कुछ ही देर बाद लो नागराज, जिनका तुम्हें इंतजार था, वे आ गए, सांपों के दुश्मन। हाँ विसर्पी, तैयार हो जाओ। अब हमें इनके सहारे नागदंत तक पहुंचना है। शीघ्र ही दो बाज उनकी तरफ लपके और फिर एक विसर्पी को पंजे में जकड़कर उड़ चला, जबकि दूसरे बाज को नागराज ने पकड़कर जमीन पर लेटा दिया। और अगले ही पल नागराज की सर्पिली आंखें बाज की आंखों में जा घुसी, यानी कि नागराज ने अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करके उस बाज को गुलाम बना लिया था। तभी नागराज बाज की आंखों में मानवीय आंखें देखकर चौंक पड़ा। अरे, यह तो पहले ही किसी और के सम्मोहन में बंधा हुआ है। मुझे देखना होगा कौन है वो। नागराज ने पुनः एकाग्र होकर उसकी आंखों में झांका और अगले ही पल बाज की आंखों में एक आकृति उभरी। और कुछ ही देर बाद नागराज बाज के पंजों में जकड़ा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा जा रहा था। मुझे अपने आका के पास ले चलो। जल्द ही नागराज को वह बाज नजर आने लगा जो विसर्पी को लेकर उड़ा जा रहा था। उधर वह बाज विसर्पी को लेकर टापू की धरती की तरफ बढ़ने लगा और अगले ही पल वह एक विशालकाय बाज की मूर्ति के ऊपर से मंडरा रहा था। और फिर मूर्ति की खुली हुई चोंच के ऊपर पहुंचकर उसने विसर्पी को उस बाज के मुंह में छोड़ दिया। नागराज वही एक पेड़ पर छिपा इस दृश्य को देख रहा था। ओह, यह क्या भला है? न जाने इस मूर्ति में क्या है और विसर्पी का क्या हाल होगा। दिन में इन आदिवासियों को छेड़ना ठीक नहीं होगा। पहले देखता हूँ कि विसर्पी को छोड़कर यह बात कहा जाता है। और अगले ही पल वह पुनः बाज के पंजों में जकड़ कर उड़ जा रहा था। ओह, इतने सारे बाज और यह गेंडा जरूर इनका प्रशिक्षित होगा। नागराज को एक पेड़ पर छोड़कर बाज पिंजरे के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। ओह, अंतिम बाज शाहुल भी आ पहुंचा। इसका मतलब आज दो बाज मारे गए और बाजों के प्रशिक्षक बाजुले के जाने के पश्चात। तो मुझे इन बाजों को ख़त्म करना है, किंतु कैसे? तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था। अगर मैं इनके पानी में विष मिला दूं तो यह सब पानी पीते ही समाप्त हो जाएंगे। नागराज पिंजरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। हैं? तो यह अमानवीय कार्य ही, किंतु इतनी बड़ी नाग जाति की रक्षा के लिए मुझे इन कुछ बाजों की बलि लेनी ही होगी। किंतु उसके अंदर घुसते ही बाजों ने शोर मचाते हुए उस पर हमला कर दिया। नाग जाति की रक्षा के लिए नागराज उन 50 खूंखार दरिंदों के बीच घुस गया था। बाज अपनी चोंच व पंजों से नागराज पर हमला करने लगे। उफ, मुझे इनके प्रहारों से अपनी आंखों को बचाना होगा। बाजों के घातक प्रहारों को मुस्कुराकर सहते हुए आखिर नागराज ने पानी को अपनी फुंकार से विषैला कर ही दिया। किंतु तभी नागराज पर एक किक आ लगी। यह था बाजों का प्रशिक्षक बाजुली, जो अपने बाजों का शोर सुनकर वहाँ आ गया था। कौन है रे दुष्ट? बाजुली के बाजों को मारने आया है? इन शैतानों को तैयार करने वाले शैतान, तो यहाँ तेरी मौत खिंचलाई है। ऐसा कहने के बाद नागराज ने बाजुली पर एक किक जड़ी। शक्तिशाली प्रहार के फलस्वरूप बाजुली उछला और वो धड़ाम से नीचे गिरा। किंतु बाजुली फुर्ती से उठा और नागराज और बाजुली भिड़ गए एक दूसरे से। दोनों ही शक्ति में एक दूसरे से बढ़कर थे, परंतु नागराज को बाजुली के साथ बाजू का भी सामना करना पड़ रहा था।
टक्कर बेजोड़ थी दोनों की। नागराज बाजुली का भी सामना कर रहा था और मौका मिलते ही बाजू को भी मार रहा था। नागराज का फंदा बाजू की जान बहुत आसानी से ले लेता था। अब की बार नागराज ने एक तीर से दो शिकार का एक अनोखा तरीका अपना लिया था। उसने बाजुली को उठाकर बाजू की झुंड पर उछाल दिया था और बाजुली के भीम का शरीर के नीचे दबकर एक दो विशालकाय बाज धराशायी हो गए थे। चमत्कारी शक्तियों का मालिक बाजुली अब क्रोध से कांप उठा। अरे दुष्ट, अब बहुत खेल हो चुका, ले बच अब मेरी मानसिक शक्ति के प्रहार से। और उस जबरदस्त मानसिक शक्ति के प्रहार के फलस्वरूप नागराज उछलकर दूर जा पड़ा था और अगले कुछ जबरदस्त प्रहारों ने नागराज को बेदम कर दिया। नहीं नहीं, क्यों, ले मर इस घातक शक्ति से। कितना घातक था वह वार, बात की आवाज भी निकल न पाई कि नागराज की शक्ति जवाब दे चुकी थी। वह खड़ा भी न रह सका। बचा लिया तुझे इस बात ने बेटा, पर अब नहीं बचेगा। उफ, लगता है बचूंगा नहीं, दिमाग से काम लेना हो। बाज ने नागराज को बाहों में कसकर जैसे पलट ही दिया था कि नागराज ने घातक विष उसके मुंह पर उगल दिया और नागराज का यह अचूक वार बाजुली को महंगा पड़ गया। वह त्योरा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब नागराज अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हुआ। मुझे अभी और शैतानों का सामना करना है। फिर नागराज काल बनकर उन बाजों पर टूट पड़ा। नाग की मौत के दूत बाज नागराज की विषैली फुंकार का सामना न कर पाए। उफ, यह दोनों आखिरी है। नहीं नहीं, यह तूने क्या किया? मेरे वर्षों की मेहनत से सिखाए वह पाले मेरे सभी बाजों को मार दिया तूने। किंतु अब नागराज ने बाजुली को संभलने का मौका नहीं दिया। वह उछलकर बाजुली के सीने पर सवार हो गया और जब तक बाजुली के प्राण नहीं निकल गए उसने अपने पैर नहीं हटाए। फिर नागराज उस बेमिसाल अखाड़े में से 51 पहलवानों को मारकर विजय होकर बाहर निकला। नागराज एक दिशा में बढ़ चला। आज उससे काम भी तो बहुत थे। और कुछ ही देर बाद नागराज उन आदिवासियों को देखकर बोलता है, अरे यह तो मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया, किंतु ये चमक कैसी? यह तो कोई जहाज़ है। और कबीले वाले भी मशाल लिए यहाँ खड़े इशारे कर रहे हैं। राकी, फटाफट स्टीमर उतारो और आइलैंड पर पहुंचो। और जल्द ही राकी वो का स्टीमर द्वीप के किनारे आ गया। आओ राकी साहब, आओ, इस बार तो बहुत माल है आपके लिए। हम भी तो माल है तुम्हारा सरदार कंगालू। नागराज हैरान था यह सब देखकर। यह तो स्मगलर लगते हैं, पर इनका यहाँ क्या काम? पीछा करके ही देखना पड़ेगा। एक सुनसान स्थान पर वे ठिठक गए। राकी साहब, अब इस काम में बहुत मुसीबतें आ गई हैं। आपको हमारा मेहनताना बढ़ाना होगा। ज़रूर, मैं बॉस से बात करूँगा। एक आदिवासी ने बढ़कर ज़मीन पर लगा एक ढक्कन उठाया। चलिए राकी साहब, आपको आपका माल दिखाएं। और नागराज की देखते ही देखते वे सब उस रिक्त स्थान में समा गए। फिर नागराज भी उसमें उतर गया। कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है। इस द्वीप पर कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है शायद। और यह दृश्य देखकर तो नागराज दंग ही रह गया। यह देखिए राकी साहब, कैसे शानदार नाग पकड़े इस महीने हमारे बाजू ने। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। चाहे तो इनकी खाल बेचे, चाहे विष चाहे जैसे ही बेच दें इन्हें। नाग द्वीप के सैकड़ों नाग वहाँ शीशे के बक्सों में कैद थे, किंतु एक पेटी में नागदंत भी बंद था। अरे यह क्या कंगालू सरदार, पेटी में आदमी? हाँ राकी साहब, शायद ये इच्छाधारी नाग है। हमने इसलिए इसे आज़ाद नहीं किया और यह आज ही पकड़ में आया है। तभी एक गनमैन जोश में बोल पड़ा, राकी साहब, मुझे पता है यह कौन है। यह नागराज है। नागराज, अपराधियों का काल। बॉस इसे देखकर बहुत खुश होंगे राकी साहब। नागराज, अच्छा, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार। ठीक है, इसे संभाल कर ले चलो। तत्पश्चात वे पेटियां बाहर निकली जाने लगी। राकी साहब, अगली बार हमारा ध्यान रखिएगा। परंतु अगली बार शायद आनी ही न थी। आगे बहुत आदिवासी के सामने सांपों की दीवार से खड़ी थी। हैं, इतने सारे सांप, ये बाहर कैसे आ गए? डर के मारे इतने सांपों के साक्षात दर्शन से कईयों के हाथ से तो शीशे की पेटियां ही छूटकर जमीन पर बिखर गई। आज इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बरसों का बदला लेंगे हमसे ये आज तो। और फिर शुरू हो गई जंग सांपों की और इंसान रूपी शैतानों की।
जबकि नागराज, आओ नागकुमारी विसर्पी। देखते ही देखते नाग ने मानवीय रूप धारण कर लिया। नागराज, तुम यहाँ अलग खड़े हो। अरे, तुम तो बहुत घायल हो। हाँ नागकुमारी, किंतु मैं अलग नहीं खड़ा। मैं राखी पर नजर रखे हुए हूँ, जो नागदंत को लेकर भागने की फिराक में है। उधर, जल्दी चलो जल्दी चलो, सब गड़बड़ हो गया लगता है। पर इसे तो हम बचा कर ले ही जाएंगे शिप में। लेकिन रुक जाओ राखी साहब, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। चौक उठा राखी। फिर भी उसने नागराज पर गोलियों की बौछार लगा दी। हैं? एक और नागराज? उसे लगा कि उसकी गन में नकली गोलियां भरी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पड़ने वाला नागराज का प्रचंड गुस्सा उससे असली लगा। फिर दोनों आदिवासी भी पेंटी फेंक कर नागराज पर झपट पड़े। दोनों ने भाले नागराज के जिस्म पे वश कर दिए, किंतु नागराज के वार वह भी न सह पाए। नागकुमारी विसर्पिन दौड़कर वह भाले नागराज के पेट से खींच ली। ओह नागराज, यह क्या हुआ? कुछ नहीं विसर्पी, मुझे इन घावों से कुछ नहीं होता। मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। राखी ने मौका देखकर गन सीधी की और नागराज ने विसर्पी को धक्का देकर बचा ही लिया उन जानलेवा गोलियों से की बौछार से। पलक झपकती नागराज पलटा और उसने अपने सर्प सैनिकों को राखी पर छोड़ दिया। तभी वातावरण स्टीमर के इंजन की आवाज़ से गूंज उठा। ओह, यह स्टीमर में कौन भागा? नागदंत। अरे नागदंत कहाँ गायब हो गया? लगता है वह भाग गया नागराज। उनके देखते ही देखते स्टीमर दूर होता चला गया। आओ विसर्पी, पहले हम इस द्वीप के सरदार से मिल लें। चलो नागराज। नाग सम्राट नागराज व नागकुमारी विसर्पी सरदार कंगालू की बस्ती में पहुंचे, जहां नागमानव ने कंगालू को कैदी बना लिया था। आओ नाग सम्राट नागराज, राज सिंहासन पर विराजमान हूँ। नागराज सिंहासन पर बैठा और फिर उसने सरदार कंगालू से कहा, सरदार कंगालू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। हमने अपने दुश्मन बाजू को, उनके प्रशिक्षक बाजुली को समाप्त कर दिया। अब हम अपने द्वीप पर चले जाएंगे, किंतु तुम्हें हमको वचन देना होगा कि आगे से ऐसा कोई घृणित कार्य तुम दोबारा नहीं करोगे। हम तुम्हें वचन देते हैं नागराज। तब कंगालू ने नागराज को अपने स्मगलरों से गठबंधन की पूरी दास्तान सुनाई। सरदार कंगालू, हम तुम्हें दाल, मसाले और भी बहुत सी चीज़ दे देंगे। बदले में तुम हमें सांप देने होंगे, सैकड़ों हजारों सांप। फिर उनके बताए तरीके से हमने तुम्हारे द्वीप से सांप पकड़े। चोंच में छोड़ा गया सांप सीधा नीचे चला जाता और वहाँ रखी पेटी में जा गिरता था, जिसे हमारे आदमी बंद कर देते थे। सरदार कंगालू, क्या तुम्हें पता है यह शैतान कहाँ से आते थे और किसके लिए काम करते थे? नहीं नागराज, ज़्यादा तो मुझे कोई पता नहीं, लेकिन एक दो बार मैंने चौकसी की, फिर भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन मुझे ये पता चला कि ये लोग सांपों का व्यापार करते हैं। फिर वह रात वहाँ गुजार कर नागराज और नागकुमारी विसर्पी और अन्य नागमानव अगले क्षण अपने द्वीप पर चले गए। नागराज, आज तुमने संपूर्ण नागमनी द्वीपवासियों को अपना ऋणी बना लिया। लेकिन नागराज के मस्तिष्क में केवल दो नाम हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो थे यूसुफ बिन अली खान और नागदंत। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज की कॉमिक्स नागराज और कालदूत यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।